फ्रेंड्स, यदि आप बीएससी बायो ग्रुप से कर रहे हैं और आपने बॉटनी सब्जेक्ट ले रखा है तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के 4th यूनिट में आपको पढ़ना होता है माइकोलॉजी। मैंने माइकोलॉजी के कई चैप्टर्स को डिस्क्राइब किया है। इससे पहले के वीडियोस आप माइकोलॉजी के देखेंगे तो आप पाएंगे, तो आप देखेंगे मैंने माइकोलॉजी क्या होती है, फंगस के जनरल कैरेक्टर कैसे होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया और इसके सब डिवीज़न को भी हमने डिस्क्राइब किया है। आपको मैंने मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, 2 सब डिवीज़न इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे उसके माध्यम से बताया था। माइकोलॉजी में हमने आपको मैस्टिगोमाइकोटिना पढ़ाया, जाइगोमाइकोटिना पढ़ाया, एस्कोमाइकोटिना में इससे पहला जो वीडियो अपलोड मैंने किया था वो सैक्रोमाइसीज पर था, ईस्ट पर था। आइए आज दूसरा जीनस हम पढ़ते हैं एस्कोमाइकोटिना का, जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। एंड द जीनस इज पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम बहुत इम्पोर्टेंट जीनस है क्योंकि दुनिया में जो सबसे पहली एंटीबायोटिक फंगस से बनी उस जीनस का ही नाम पेनिसिलियम है। और पेनिसिलियम से जो एंटीबायोटिक सबसे पहली बार बनी थी उसे पेनिसिलिन कहते हैं। और जब पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनी तो बहुत से जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेज, उन पर हम कंट्रोल करना सीख गए। बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीजेज को एंटीबायोटिक के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि पेनिसिलियम की सिस्टमैटिक पोजीशन क्या होती है। किंगडम देखें तो माइकोटा है, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना है, क्लास इसका प्लेक्टोमाइसीट्स है। ऑर्डर की यदि बात करें तो ऑर्डर यूरोटिएल्स है, यूरोटिएल्स भी कह सकते हैं। यूरोटिएल्स को पहले एस्परजिलेल्स भी कहा जाता था, तो यूरोटिएल्स कहिए या एस्परजिलेल्स। फैमिली देखें तो यूरोटिएसी या एस्परजिलेसी कह सकते हैं। जीनस का नाम पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम को मोर देन 100 स्पीसीज द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जीनस का नाम भी लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड है पेनिसिलस और पेनिसिलस का मतलब होता है आर्टिस्ट का ब्रश या ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, जैसे पेंटिंग में हम ब्रश को यूज करते हैं वैसा ब्रश लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका नाम पेनिसिलियम पड़ा। 100 से ज़्यादा स्पीसीज के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और पेनिसिलियम एक ऐसा फंगस है जिसे हम सैप्रोफिटिक कंडीशन में देखते हैं। जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उन पर ये ग्रो करता है, जैसे सड़ता हुआ फल या जेली हो, जैम के ऊपर हमको ब्लूइश कलर का या ग्रीन कलर का वॉल्वेटी स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये सरफेस के ऊपर जिस भी सबस्ट्रेटम पर पाया जाता है उस सरफेस पे अपने माइसिलियम को फैला लेता है। देखिए ये माइसिलियम फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, जाल की तरह फैल जाता है सबस्ट्रेटम पर। कुछ हाइफी इसके पेनिट्रेट कर जाते हैं, नीचे की ओर चले जाते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को हम देखें, वेजिटेटिव माइसिलियम की स्टडी करें तो माइसिलियम इसका कैसा हमें दिख रहा है, प्रोफ्यूजली ब्रांच, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। इट फॉर्म्स द नेट लाइक स्ट्रक्चर, जालिकावत स्ट्रक्चर ये बना रहा है। हाइफी होती है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी होती है। यानी माइसिलियम इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, इट इज सेप्टेड। देखिए बीच बीच में क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन है, क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन है। और क्रॉस वॉल कैसी होती है, जितने भी सेप्टम होते हैं उसके सेंटर में एक पोर पाया जाता है। यानी इस माइसिलियम के
स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यानी सेप्टम के बीच में एक सेंट्रल पोर पाया जाता है। सेंट्रल पोर प्रेजेंट होता है और इस सेंट्रल पोर के माध्यम से एडजेसेंट सेल का प्रोटोप्लाज्म एक दूसरे में आ जा सकता है। माइसीलियम इसका प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है, हाईलाइन होता है, कलरलेस होता है, और जो सेप्टम होता है उसमें सेंट्रल पोर पाया जाता है, यानी एडजेसेंट सेल आपस में अपने प्रोटोप्लाज्म को इधर से उधर पास आउट कर सकते हैं। नीचे की ओर जो हाइफी जाती है, ऐसी हाइफी को जो सबस्ट्रेटम के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, ऐसी हाइफी को हाउस्टोरियल हाइफी कहते हैं। और इस हाइफी का मुख्य वर्क क्या होता है? टू एब्जॉर्ब द फूड मटेरियल फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। यहाँ ऊपर की ओर हमको कुछ इरेक्ट वर्टिकल ऊपर की ओर उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये सिलेंड्रिकल होता है। जो ऊपर की ओर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हमने माइसीलियम के स्ट्रक्चर को पढ़ा। ये माइसीलियम का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर था। इनमें रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ मैंने बाईं ओर जो फिगर बनाया है, ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दाईं ओर ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इट शोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम स्टडी करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट ऑलवेज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन होता है इसके लिए, एट दैट टाइम इट रिप्रोड्यूसेस asexually by the formation of conidia। कभी कभी जब पेनिसिलियम को हम सुगर सोल्यूशन में डाल देते हैं तो कोनिडिया की जगह ओइडिया का फॉर्मेशन पेनिसिलियम करने लगता है। ओइडिया ईस्ट लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है और उसमें बडिंग होती है। बडिंग करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेता है। या फूड इंडस्ट्री में जब पेनिसिलियम को कल्चर मीडियम में इसको ग्रो किया जाता है तो इससे जो एंजाइम निकलता है वो होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ग्लूकोज ऑक्सीडेज फर्मेंटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। यानी कि फूड इंडस्ट्रीज में भी पेनिसिलियम की कुछ स्पीशीज का प्रयोग फर्मेंटेशन के लिए किया जाता है। यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यदि हम देखें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। अब हम देखें कोनिडिया कैसे बनती है। ये माइसीलियम का जाल फैला हुआ है सरफेस के ऊपर, जिस पर ये ग्रो कर रहा है। माइसीलियम चारों ओर प्रोफ्यूजली ब्रांच नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इनमें से कुछ ऐसे सेल होते हैं जो वर्टिकल ग्रो करने लगते हैं, या ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम कोनिडियोफोर कहते हैं। ये देखिए वर्टिकल ग्रो कर रहा है, ऐसे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम कोनिडियोफोर कहते हैं। कभी कभी कोनिडियोफोर अनब्रांच्ड होती है। देखिए सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कोनिडियोफोर आगे जाके ब्रांचेस दिखाने लगती हैं और ब्रांचेस से फिर सेकेंडरी ब्रांचेस निकलने लगती हैं, जिसे मेटुलाई भी बोलते हैं। इस मेटुलाई के ऊपर या यहाँ कोनिडियोफोर के ऊपर दोनों स्थिति में हम बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं। These bottle shaped structures are called स्टेरिगमाटा या फायलिड बोलते हैं। तो ये स्टेरिगमाटा का जो स्ट्रक्चर है यह बॉटल शेप है, यानी ऊपर की ओर जाकर बॉटल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। जो स्टेरिगमाटा है ये बॉटल शेप्ड है और इसके टर्मिनल पॉइंट पर कोनिडिया का फॉर्मेशन चेन में होता है। यहाँ सबसे पहले ये कोनिडिया बनी होगी, इसके बाद फिर ये सारी कोनिडिया बनी होगी, यानी कि बार बार कोनिडिया बनती रहती है। नई जो कोनिडिया बनेगी वो स्टेरिगमाटा से जुड़ी होगी और सभी कोनिडिया एक दूसरे से कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं।
यहाँ देखने वाली बात क्या है, ओल्डेस्ट कोनिडिया इज सिचुएटेड हियर। ओल्डेस्ट कोनिडिया यहाँ पाई जाएगी, टॉप पर होगी, और यंगेस्ट कोनिडिया स्टेरिगमाटा के टिप पर पाई जाती है। कोनिडिया के स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो कोनिडिया यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। कोनिडिया के चारों ओर हम सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल इसकी 2 लेयर में होती है। बाहरी वॉल को हम एक्साइन कहते हैं और अंदर वाली वॉल को हम इंटाइन कहते हैं। जो एक्साइन होती है ये थिक वॉल होती है और किसी किसी स्पीसीज में ये इचिनुलेट होती है, यानी बाहर की ओर हमको ऐसा लगता है कि स्पाइन निकले हुए हैं। यही कोनिडिया फिर कल्चर मीडियम में गिरती है या जिस सबस्ट्रेटम पर पेनिसिलियम ग्रो कर रहा था उसी पर कोनिडिया गिरती है। हवा द्वारा ये एक दूसरे से अलग होती है। कोनिडिया का जब मैचुरेशन हो जाता है तो 2 कोनिडिया के बीच में जो कनेक्टिव है, 2 कोनिडिया के बीच में जो कनेक्शन है वो ड्राई अप हो जाता है, जिसके कारण कोनिडिया एयर द्वारा डिस्पर्स हो जाती है और पुनः सबस्ट्रेटम पर गिरती है। कोनिडिया का जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन जर्म ट्यूब के द्वारा होता है। एक्साइन फट जाती है और इंटाइन बाहर ट्यूब की तरह निकल आती है, फिर कल सबस्ट्रेटम में प्रवेश कर जाती है और एक नए पूरे माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देती है। तो जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो हम पेनिसिलियम को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते देखते हैं। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। यहाँ कोनिडिया की पोजीशन की यदि बात करें तो यंगेस्ट इज सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द स्टेरिगमाटा एंड ओल्डेस्ट इज एट द टॉप। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम बेसिपिटल मैनर कहते हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट को बेसिपिटल अरेंजमेंट कहा जाता है, यानी यंगेस्ट यहाँ है, ओल्डेस्ट यहाँ है। नई बनी हुई कोनिडिया टिप पर है और पुरानी कोनिडिया टॉप पर है और इस अरेंजमेंट को बेसिपिटल अरेंजमेंट कहा जाता है। जब ये कोनिडिया डिस्पर्स हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है और सबस्ट्रेटम पर गिरती है तो एक्साइन फटती है, इंटाइन जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और जर्म ट्यूब फिर न्यूट्रिएंट लेकर सबस्ट्रेटम पर ग्रो कर रहा है, वहां से न्यूट्रिएंट को लेकर पुनः ऐसे माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देता है और इसके कुछ हाइफी सबस्ट्रेटम पर नीचे की ओर पेनिट्रेट कर जाते हैं। सच हाइफी आर कॉल्ड हाउस्टोरियल माइसीलियम एंड द मेन फंक्शन ऑफ द हाउस्टोरियल माइसीलियम इज टू एब्जॉर्ब द फूड मटेरियल। तो ये आपने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम को मैंने बार बार आपको बताया है, सड़ते हुए फल पर हम देख सकते हैं, किसी भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर देख सकते हैं, यानी ये हमें सैप्रोफिटिक फॉर्म में दिखाई देता है। आइए इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सी स्पीसीज इसकी होमोथैलिक होती है, कुछ स्पीसीज इसकी हेट्रोथैलिक होती है। होमोथैलिक हम ऐसी स्पीसीज को कहते हैं, होमोथैलिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज को कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट सेम माइसीलियम से होता है, जबकि हेट्रोथैलिक स्पीसीज ऐसे माइसीलियम की स्पीसीज को कहते हैं जहां एक माइसीलियम तो फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाता है और दूसरा माइसीलियम जो दूसरे स्ट्रेन का माइसीलियम होता है वह मेल सेक्स ऑर्गन बनाता है। आइए यहाँ हम मेल और मेल दोनों सेक्स ऑर्गन को डेवलप होते हुए देखते हैं। जिस तरह यहाँ वर्टिकल फॉर्म में हमने कोनिडिया को बनते देखा था, ऐसे ही माइसीलियम का कोई भी सेल रिप्रोडक्टिव नेचर का हो जाता है और चाहे तो वो मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है या फीमेल सेक्स ऑर्गन का। पेनिसिलियम के केस में हम मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को एस्कोगोनियम कहते हैं। यहाँ देखिए रेड कलर से हमने दिखाने की कोशिश की है मेल सेक्स ऑर्गन
और ब्लैक कलर से आप जो देख रहे हैं ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। यहाँ ये वेजिटेटिव माइसीलियम होगा। वेजिटेटिव माइसीलियम की ये बीच वाली सेल रिप्रोडक्टिव नेचर की हो गई। क्लब सेव स्ट्रक्चर इसने बनाया एंड एट दिस कंडीशन इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पर ये क्लब सेव स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? यूनिन्यूक्लिएटेड एस्कोगोनियम। ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर हमको क्लब सेव दिखाई दे रहा है यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन में, ये बढ़ने लगेगा और बढ़ के फिर इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, जिससे ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में बदल जाएगा। यहाँ ब्लैक कलर से बहुत से फीमेल न्यूक्लियस को हमने दिखाने की कोशिश की है। इसी के बगल जो दूसरा माइसीलियम है जो मेल सेक्स ऑर्गन को बना रहा है, ये क्वाइल्ड फॉर्म में ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल एस्कोगोनियम के चारों ओर इसे क्वाइल करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है। स्प्रिंग की भांति ये इसको चारों ओर से घेर लेता है। इसका टर्मिनल पार्ट यहाँ सेप्टम द्वारा अलग हो जाता है। इसे हम एंथेरिडियम कह देते हैं। एंथेरिडियम का न्यूक्लियस अब फीमेल के न्यूक्लियस से मिलेगा। तो यहाँ देखिए टचिंग वॉल धीरे 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 क्वाइल की तरह ये सर्पिला आकार में या एस्कोगोनियम को चारों ओर से घेरता हुआ क्वाइलिंग करता हुआ एंथेरिडियम का टिप फीमेल के एस्कोगोनियम से जाकर मिल जाता है। टचिंग वॉल डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि प्लाज्मोगैमी हो जाती है। देखिए यहाँ एंथेरिडियम और ये एस्कोगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन की एक सेल है। इस सेल में हम क्या देख रहे हैं? दोनों का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल चुका है, यानी ये कैसा कंडीशन हो गया? मोनोकैरियोटिक कंडीशन इज कन्वर्टेड इनटू डाइकैरियोटिक कंडीशन। यहाँ देखिए एक सेल में एक एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? एक साथ एक सेल में दो न्यूक्लियस बन गया है। तो जब किसी सेल में दो न्यूक्लियस पाया जाए, जब किसी सेल में हम दो न्यूक्लियस को देखते हैं और दोनों आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक कंडीशन या डाइकैरियोटिक सेल। अब ये जो डाइकैरियोटिक सेल था, ये या तो डायरेक्ट डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है या इनमें क्रोजियर का फॉर्मेशन होता है, पेनल्टीमेट सेल बनती है और डाइकैरियोटिक हाइफा का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ इस कंडीशन में हम देख रहे हैं ये जो डाइकैरियोटिक कंडीशन बना, डाइकैरियोटिक कंडीशन में बडिंग हो रही है। इसका ये जो टर्मिनल पार्ट है, यहाँ एस्कोजीनस बड के ये डाइकैरियोटिक कंडीशन को मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लाज्मोगैमी हो गई है लेकिन कैरियोगैमी अभी तक नहीं हुई है, दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है। यहाँ हम देखते हैं डाइकैरियोटिक सेल्स हैं। ये डाइकैरियोटिक सेल से जो आउटग्रोथ निकली है इनको हम कहते हैं एस्कोजीनस बड, और एस्कोजीनस बड की जो ऊपर की टर्मिनल सेल होती है इसे हम एस्कोजीनस मदर सेल कहते हैं। यहाँ हमने प्लाज्मोगैमी होते देखा था, दोनों का प्लाज्मा आपस में मिला था। एस्कोगोनियम और एंथेरिडियम दोनों का प्लाज्मा एक में मिला था। इस प्रोसेस को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इस केस में भी हम क्या देख रहे हैं? इस स्टेज ने डाइकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट कर दिया। डाइकैरियोटिक सेल ने एस्कोजीनस मदर सेल का फॉर्मेशन कर दिया। एस्कोजीनस मदर सेल के अंदर अब मेल फीमेल न्यूक्लियस की गैमी हो जाएगी। एस्कोजीनस मदर सेल के अंदर अब मेल और फीमेल दोनों न्यूक्लियस की गैमी हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगा, और इस फ्यूजन को हम कहते हैं कैरियोगैमी। ये दोनों का फ्यूजन क्या कहलाएगा? कैरियोगैमी। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ हुआ था प्लाज्मोगैमी।
देखिए यहाँ प्लाज्मोगेमी हुई और जीनस मदर सेल बनी। एस्कोजीनस मदर सेल के दोनों न्यूक्लियस मेल फीमेल फ्यूज हो गए और डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हो गया। डिप्लॉयड सेल ने मियोसिस किया, मियोसिस करके 4 सेल्स बनी, 4 के बाद फिर इनमें डिवीजन होगा, माइटोसिस हो गई और ये 4 की जगह 8 हमको दिखाई देने लगते हैं। अब यहाँ हमको एक और चीज समझनी होगी। यहाँ मैंने रेड कलर से तो मेल एंथेरिडियल ब्रांच दिखाया, ये एंथेरिडियल ब्रांच है और ये एंथेरिडियम है। यहाँ ब्लैक कलर से हमने फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम को दिखाने की कोशिश की, लेकिन देखिए ये ब्लू कलर का एक हाइफी जो चारों ओर से एस्कोगोनियम को घेर रहा है, इस हाइफी को हम कहते हैं स्टेराइल हाइफी। यही स्टेराइल हाइफी इस एस्कस को, यानी ये जो डिप्लॉयड सेल मियोसिस के बाद एस्कोस्पोर बनाएगी, तो इस मदर बॉडी को अब एस्कस कहेंगे। एस्कोजीनस मदर सेल के अंदर कैरियोगैमी होगी, कैरियोगैमी से डिप्लॉयड सेल बनेगा, डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होगी, पुनः ये हैप्लॉयड कंडीशन में आ जाएगा और इस बॉडी को अब एस्कस कहते हैं। इसके अंदर जो स्पोर बनते हैं उन्हें हम एस्कोस्पोर कहते हैं। एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत जो भी इंडिविजुअल आते हैं, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे हम पेरीथीसियम कहते हैं, एस्कोथीसियम कहते हैं और क्लीस्टोथीसियम कहते हैं। यहाँ पेनिसिलियम के केस में हम देख रहे हैं जो फ्रूटिंग बॉडी है दैट इज कंप्लीटली क्लोज्ड, कहीं भी कोई पोर नहीं है, ऊपर की ओर से खुला नहीं है, कंप्लीटली क्लोज दिखाई दे रहा है और ये स्टेराइल हाइफी से बना है। जो स्टेराइल हाइफी मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन को कवर करने का काम कर रही थी, यहाँ एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कुछ हाइफी इसकी हवा में इस तरह से फ्री बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर में जो हाइफी हमें दिखाई दे रही है, ये पैरासूट का काम करती है और ये क्लिस्टोथीसियम हवा में उड़ेगा और उड़ता रहेगा। शाम को एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाती है और जब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, देन दीज हाइफी absorb द मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये भारी हो जाते हैं और फिर ये सेटल डाउन करने लगते हैं। जब ये किसी ऑर्गेनिक कंटेंट पर गिरते हैं, वहीं फिर धीरे धीरे क्लिस्टोथीसियम या ये पेरीथीसियम की जो स्टेराइल हाइफी है ये डिसॉल्व हो जाती है, गल जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इसके अंदर का एस्कस भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है और पुनः एस्कोस्पोर, ये जो एस्कोस्पोर यहाँ है, ये एस्कोस्पोर, ये देखिए एस्कोस्पोर हमने बनाया। ये एस्कोस्पोर पुनः क्या करते हैं, ये पुनः जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके एक नए माइसीलियम को पुनः जन्म दे देते हैं। जब एस्कोस्पोर का जर्मिनेशन होगा तो एस्कोस्पोर जर्म ट्यूब बनाएगा। जैसे यहाँ जर्म ट्यूब बन रहा था वैसे ही यहाँ भी जर्म ट्यूब बनेगा और एक नए माइसीलियम का निर्माण कर देगा। इस तरीके से पेनिसिलियम भी एक इम्पॉर्टेंट जीनस है जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है और बुक में आपको देखकर कठिन लग रहा होगा। आशा करती हूँ कि मैंने आपको इसके असेक्सुअल सेक्सुअल कैरेक्टर को बताने की कोशिश की है और आपको समझ में आ गया होगा। पुनः एक बार मैं चाहूँगी कि आपको इसे मैं जल्दी पुनः समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजीशन है, किंगडम माइकोटा है, डिवीजन यूमाइकोटा है यानी ये ट्रू फंजाई है, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का है, हमें समझ लेना है। एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है तो जरूर एस्कोस्पोर बनाएगा। क्लास प्लेक्टोमाइसीड्स है, ऑर्डर यूरोटिएल्स है या एस्परजिलेल्स भी कह सकते हैं, फैमिली यूरोटिएसी है यानी एस्परजिलेसी भी कह सकते हैं और जीनस पेनिसिलियम है। मोर देन 100 स्पीसीज इसके डिस्कवर्ड हैं। इसका माइसीलियम यहाँ देख सकते हैं आप कि ये कैसा प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, देखिए बीच बीच में क्रॉस वॉल है, क्रॉस वॉल
पोरस है, बीच में देखिए सेंट्रल पोर पाया जा रहा है, ताकि अगल बगल की सेल अपने सेलुलर कंटेंट को इधर उधर एडजेसेंट सेल में भेज सकें। इसका कुछ माइसीलियम नीचे की ओर हमें जाता हुआ दिखाई देता है, यही माइसीलियम हाउस्टोरियल माइसीलियम कहलाता है। यही हाउस्टोरियल माइसीलियम सबस्ट्रेटम में पेनिट्रेट करता है और पेनिट्रेट होने के बाद जिस सबस्ट्रेटम पर ये ग्रो कर रहा है, जहाँ से प्रोफिटिक कंडीशन में ये ग्रो कर रहा है, वहाँ से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम हाउस्टोरियल माइसीलियम का होता है। जब यह अपने माइसीलियम को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर ले जाता है, इनमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कॉमन मेथड है वो है कोनिडिया का फॉर्मेशन। यहाँ देखिए चेन ऑफ कोनिडिया बन गई है, तो इसमें वर्टिकल सेल बनती हैं। इन वर्टिकल सेल को कोनिडियोफोर कहते हैं। ये ब्रांच भी हो सकती हैं और अनब्रांच भी हो सकती हैं। ब्रांच जब हो जाती हैं तो सेकेंडरी और टर्सरी कोनिडियोफोर जो दिखाई देती है, इसे मेटुलाई बोलते हैं। इसके ऊपर हम देख रहे हैं बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। ये बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर स्टेरिगमाटा कहलाते हैं। स्टेरिगमाटा के ऊपर चेन में हमको कोनिडिया बेसिपिटल मैनर में दिखाई देती है। ये कोनिडिया जब एक दूसरे से अलग हो जाती है तो कोनिडिया जर्मिनेट करके पुनः माइसीलियम को बना देती है। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिखाने की कोशिश, ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की पोजीशन हमने दिखाई है। यहाँ देखिए ये फीमेल सेक्स ऑर्गन बढ़ता हुआ, डेवलप होता हुआ फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम एस्कोगोनियम कहते हैं। एस्कोगोनियम के बगल ही देखिए मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट दूसरे माइसीलियम से हो रहा है, यानी ये हेट्रोथैलिक है और ये चारों ओर से घेरता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता है, जिसका ऊपरी भाग जिसे हम एंथेरिडियम कहते हैं। एंथेरिडियम और एस्कोगोनियम के बीच की वॉल गल जाती है, प्लाज्मोगैमी होती है। डाइकैरियोटिक कंडीशन, डाइकैरियोटिक सेल डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन डायरेक्ट भी कर सकती है या क्रोजियर का फॉर्मेशन करके, पेनल्टीमेट सेल का फॉर्मेशन करके भी डाइकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन पेनिसिलियम में होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टर्मिनल सेल है ये एस्कोजिनस मदर सेल कहला रही है। इन दोनों में प्लाज्मोगैमी यहाँ हुई थी। यहाँ हम देख रहे हैं कैरियोगैमी, डिप्लॉयड सेल बन रही है। अब इस डिप्लॉयड सेल को हम एस्कस कहते हैं। एस्कस के अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस से जो सेल्स बनेंगी वो हैप्लॉयड होंगी और यही हैप्लॉयड सेल फिर माइटोसिस करके संख्या में बढ़ जाती हैं। इसकी फ्रूटिंग बॉडी चारों ओर से क्लोज है और इस फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन स्टेराइल हाइफी से हुआ है, जिसे हमने ब्लू कलर से दिखाने की कोशिश की है। इसे हम कहते हैं क्लिस्टोथीसियम और क्लिस्टो